नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए इस वक्त की ताजा खबरें। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के विधायक आपस में भिड़ गए। विवाद तब हुआ जब बीरभूम में हुई हिंसा के मद्देनजर भाजपा ने मांग रखी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर सदन में बात करें। वहीं दिल्ली विधानसभा में भी बवाल हो गया। यहां भाजपा विधायक सदन के बेंच पर चढ़ गए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। इसके मद्देनजर 3 बीजेपी सदस्य सस्पेंड कर दिए गए हैं। बंगाल विधानसभा में झड़प के बाद भाजपा के 5 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी तरफ दिल्ली विधानसभा सत्र में बेंच पर खड़े होकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी करने पर भारतीय जनता पार्टी के 3 विधायकों को सदन से बर्खास्त कर दिया गया है। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को इंदौर और जम्मू के बीच में सीधी उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखा दी है। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़े सिंधिया ने कहा कि आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान के ताज यानी जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के हृदय इंदौर के बीच में सीधी उड़ान सेवा प्रारंभ हो रही है। उन्होंने कहा कि आज देश का ताज यानी जम्मू कश्मीर अपने हृदय से जुड़ने जा रहा है। सिंधिया ने कहा कि मां अहिल्या की नगरी इंदौर एक ऐतिहासिक शहर है जो न सिर्फ स्वच्छता, शिक्षा बल्कि कई अन्य मामलों में भी देश के पहले नंबर पर है। आज स्वच्छता में ये देश में ही नहीं विश्व में अपनी पहचान स्थापित कर रहा है। ये देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां 2 विश्व स्तरीय संस्थान, भारतीय औद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रबंधन संस्थान मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर अपनी विशेषताओं की वजह से अब मिनी बॉम्बे नहीं बल्कि मिनी इंडिया का रूप ले रहा है। सरकार की नीतियों के विरोध में श्रमिक संगठनों की 2 दिन की देशव्यापी हड़ताल के पहले दिन बैंकिंग कामकाज, परिवहन और खनन एवं उत्पादन पर असर देखने को मिला। देश के प्रमुख श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की तरफ हड़ताल का आह्वान किया गया। हड़ताल के पहले दिन पश्चिम बंगाल और केरल में इसका खास असर देखा गया। हालांकि जरूरी सेवाएं काफी हद तक अप्रभावित रहीं, लेकिन बैंकिंग कामकाज पर कई हिस्सों में असर पड़ा और खनन गतिविधियां भी प्रभावित हुई। बिजली एवं ईंधन आपूर्ति पर हड़ताल का कोई खास असर नहीं देखा गया, लेकिन श्रमिक संगठनों ने दावा किया है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कोयले खनन वाले इलाकों में कामगार इसका हिस्सा बने हैं। पश्चिम बंगाल में हड़ताल में शामिल लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन करने के अलावा वाहनों और ट्रकों के आवागमन को भी बाधित करने की पूरी कोशिश की। कोयला क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों का एक बड़ा तबका इस हड़ताल में शामिल है। इससे कोयला खदानों में कोयला उत्पादन और आपूर्ति पर असर पड़ने की आशंका है। स्पाइसजेट का एक विमान दिल्ली हवाई अड्डे पर बिजली के खंभे से टकराने के बाद क्षतिग्रस्त हो गया। विमान जब जम्मू कश्मीर जाने के लिए पार्किंग स्थल से पीछे की ओर जा रहा था, तभी उसका एक पंख बिजली के खंभे से टकरा गया। डीजीसीए के अधिकारियों ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने मामले की जांच शुरू कर दी है। स्पाइसजेट का विमान सोमवार की सुबह पीछे की ओर ले जाया जा रहा था, तभी उसका दाहिना पंख हवाई अड्डे के खुले क्षेत्र में बिजली के खंभे से टकरा गया। अधिकारियों ने बताया कि विमान को दिल्ली से सुबह 9:20 पर रवाना होना था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों पर कायरता का आरोप लगाया है, जबकि एक दूसरे शीर्ष अधिकारी ने कहा कि रूस यूक्रेन के 2 टुकड़े करना चाहता है, जैसा उत्तर और दक्षिण कोरिया के साथ किया गया। उत्तर रूसी सैनिकों के बढ़ते आक्रमण के बीच ज़ेलेंस्की ने अपने देश की रक्षा के लिए लड़ाकू विमान और टैंक उपलब्ध कराने की हताशा भरी अपील की है। रूस ने अब कहा है कि उसका ध्यान पूर्वी डोनबास क्षेत्र पर है। वो जाहिर तौर पर अब अपने पहले के लक्ष्य से पीछे हटा है, लेकिन इसने यूक्रेन के विभाजन की शंकाओं को बल दिया है। ज़ेलेंस्की ने पोलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और यूक्रेन के अधिकारियों के बीच हुई बैठक के बाद पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश यूक्रेन को विमान और दूसरे रक्षा उपकरण प्रदान करने के मामले में टाल मटोल कर रहे हैं। दूसरी तरफ रूसी मिसाइल हमलों में आम नागरिक फंसे हुए हैं और मारे जा रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट सोमवार को कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। उनके मीडिया सलाहकार ने ये जानकारी दी। बेनेट का 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक भारत की यात्रा का कार्यक्रम है। अभी ये पता नहीं चल पाया है कि क्या उनकी यात्रा रद्द की जाएगी या नहीं। बेनेट के कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि प्रधानमंत्री स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और वो घर से काम जारी रखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।